जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चलेंगे चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 14वें एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ईस्ट एशिया के बारे में काफ़ी बात की थी। आज कुछ बातें हो जाएं नॉर्थ ईस्ट एशिया के बारे में। दोस्तों, कोल्ड वार से पहले ही यूएसएसआर का प्रभाव कोरियन प्रायद्वीप में बना हुआ था और चाइना का प्रभाव कम था। सच कहें तो चाइना का उतना प्रभाव नहीं था जितना कि आज है। लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो नॉर्थ कोरिया में चाइना का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा और नॉर्थ कोरिया और चाइना बहुत अच्छे पार्टनर और स्ट्रेटेजिस्ट बन के उभरे। एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया में चाइना का प्रभाव रहा, वहीं साउथ कोरिया में यूएसए का प्रभाव बना रहा। चाइना ने नॉर्थ कोरिया में फूड, एनर्जी और डेली जरूरतों की चीज़ों की सप्लाई सुनिश्चित की। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित की और डिफेंस के मामले में नॉर्थ कोरिया को हेल्प किया। चाइना ने यह भी सुनिश्चित किया कि नॉर्थ कोरिया इतना मजबूत तो हो कि वे अपनी सुरक्षा कर सके और क्षेत्र में वो साउथ कोरिया और यूएसए के लिए एक आसान टारगेट बनकर ना रह जाए। नॉर्थ कोरिया अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया और यदि चाइना उसकी हेल्प ना करे तो या तो वह कंट्री इकोनॉमिक रूप से फेल हो जाए या फिर किसी दुश्मन देश के अटैक में परास्त हो जाए। दोनों ही कंडीशन क्षेत्र में चाइना के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए चाइना ने नॉर्थ कोरिया के सर्वाइवल को सुनिश्चित किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था कि साउथ कोरिया में चाइना का रोल खत्म होने लगा था या बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, यूएस इतना रोल नहीं था। 1992 के बाद से ही साउथ कोरिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन नॉर्मल होने लगे थे और 2001 में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चाइना साउथ कोरिया का नंबर 1 टारगेट बन चुका था। सस्ते श्रम के चलते साउथ कोरियन कंपनी चाइना की तरफ जाने लगी थी और 2002 में चाइना और हांगकांग का जॉइंट मार्केट साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका था। इस प्रकार बिजनेस के मामले में वो साउथ कोरिया के साथ यूएसए के मुकाबले में बढ़त हासिल हो चुकी थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से चल रहे हैं, जहां डिफेंस के मामले में, दूसरी जरूरतों के मामले में चाइना लगातार नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, वहीं वो बिजनेस साउथ कोरिया के साथ कर रहा है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में दुश्मनी निभाए हुए हैं और चाइना दोनों को बैलेंस किए हुए है और यूएसए की प्रेजेंस भी साउथ कोरिया में बनी हुई है। ऐसी गड़बड़ झाले के बीच में दुनिया चली हुई है। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं दोस्तों। लेकिन साउथ कोरिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस ही रहा और यूएस साउथ कोरिया म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत यूएसए की सैन्य बेस साउथ कोरिया में बने रहे और यूएसए का ट्रूप्स भी साउथ कोरिया में बना रहा। और दोस्तों, इन सब चीज़ों के चलते साउथ कोरिया और चाइना दोनों ही विन विन सिचुएशंस में आ गए और साउथ कोरिया अपनी सुरक्षा को लिए पूरी तरह से यूएसए पर डिपेंड ना होकर चाइना की तरफ भी झुकता हुआ नजर आने लगा और नॉर्थ कोरिया को प्रेशर में चाइना की कई बार कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया और कम ना तो हो गया कि क्षेत्र में टेम्परेली या एक टेंशन भरी शांति तो स्थापित हो ही गई, क्योंकि चाइना के हित नॉर्थ कोरिया में भी शामिल थे और साउथ कोरिया में भी। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न का जवाब भविष्य के घर में छपा है। यदि चाइना भविष्य में और पावर बनता है और उधर से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक देश बनाने का प्लान करते हैं और वो चाइना से कॉमन बॉर्डर शेयर करेंगे, तो उस समय के हालातों को कैसे हैंडल किया जाएगा? यूएसए का उस समय क्या रोल होगा, चाइना का क्या रोल होगा और क्या वो कंडीशन कभी भविष्य में आएगी? इसका जवाब तो भविष्य के घर में ही छिपा हुआ है। लेकिन सब कुछ अच्छा है ऐसा ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम के अगेंस्ट में क्षेत्र में अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सिक्योरिटी पर यूएसए के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होने के बावजूद साउथ कोरिया ने भी चाइना का रुख करना शुरू कर दिया है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार उसके लिए थ्रेट बना हुआ है। इतने सारे डेवलपमेंट के बीच यूएसए के बजाय चाइना नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में धुरी बन के उभरा है और बदलते हुए परिदृश्य में यूएसए भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को साउथ कोरिया में कम करने के बारे में प्लान करने लगा। लेकिन तमाम डेवलपमेंट के बावजूद कभी भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सका और सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह से यूएसए के ऊपर ही डिपेंड रहा। दोस्तों, कोल्ड वॉर के बाद से ही ईस्ट एशिया के मेनलैंड में शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसी शत्रुताएं जिन्होंने 1945 से 1989 तक कई युद्धों को क्षेत्र में जन्म दिया था, अभी भी बनी हुई थी। जैसे कंबोडिया थाईलैंड की प्रॉब्लम और ये ऐसी थी जिनसे चाइना को तो प्रभावित होना ही था, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा बिजनेस इन क्षेत्रों में बना हुआ है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में भी अच्छी खासी प्रॉब्लम मौजूद थी, लेकिन क्षेत्र में शक्ति संतुलन बन चुका था। क्षेत्र में चाइना, फ्रांस, यूएस और यूके पर बढ़त ले चुका था।
वहीं अगर नॉर्थ कोरिया में आते हैं तो 2002-3 में यूएसए के साथ परमाणु प्रॉब्लम के चलते दोनों देशों में तनातनी बनी रही और साउथ कोरिया के साथ रिश्ते पहले के मुकाबले नॉर्थ कोरिया के सामान्य दिखने लगे थे। इसका बहुत बड़ा कारण था साउथ कोरिया के साथ चाइना का जो बिजनेस था ना, उसके चलते नॉर्थ कोरिया कंट्रोल में था और नॉर्थ कोरिया के पास में मास डिस्ट्रक्शन के हथियार होने के बावजूद साउथ कोरिया अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था। दोस्तों अब आती है सनशाइन पॉलिसी, जिसका मुख्य उद्देश्य था नॉर्थ कोरिया के एटीट्यूड को इकोनॉमिक और दूसरे पॉलिटिक तरीके से साउथ कोरिया के प्रति सॉफ्ट करना था और इन सब प्रयासों के चलते कोरियन प्रायद्वीप पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल लगने लगा था। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के बावजूद ईस्ट एशिया में ताइवान एक ऐसा पॉइंट बना रहा जहाँ कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ और एक डेडलॉक जैसी कंडीशन बनी रही। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या बोला कभी भी नहीं हो रहा था। हालात जस के तस थे। एक तरफ जहाँ चाइना और ताइवान में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है, वहीं सैन्य रूप से दोनों देश अक्सर आमने सामने आते रहते हैं। चाइना ताइवान को लेकर अक्सर अपनी तैयारियों का लेवल वहां ले जाने को तत्पर दिखता है जहां से वह यूएसए को भी टकरा सके और यूएसए भी क्षेत्र में अक्सर ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है। बड़े पैमाने पर यूएसए से वेपन्स की ताइवान को सप्लाई बनी हुई है और सिचुएशन अक्सर ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा संभव है दोस्तों कि यदि क्षेत्र में कभी भी चाइना ताइवान को कब्जाने के लिए सैन्य प्रयोग करता है तो ना सिर्फ ताइवान कड़ा प्रतिरोध करेगा, बल्कि यूएसए का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ताइवान के फेवर में हो जाएगा और इसका एकमात्र कारण होगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के नाम पे यूएसए इस प्रॉब्लम के बीच में जरूर आएगा। दोनों देशों के कन्फ्लिक्ट के बीच में या वॉर के बीच में जरूर आएगा और हो सकता है वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत यहीं से हो। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ठीक तो नहीं है कम से कम ताइवान के मुद्दे पर। लेकिन दोस्तों कई बार प्रतिरोध के लिए तैयार रहना भी संघर्ष को टाल देता है और शायद यही कंडीशन है जो एक डेडलॉक में बदल गई है और इसी डेडलॉक के चलते क्षेत्र में शांति बनी हुई है। कब तक बनी रहेगी नहीं कह सकते। 1949 के बाद से ही चाइना ताइवान के स्टेटस को सह रहा है या बोले मजबूरी में सह रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों क्षेत्र में शांति के चलते चाइना और क्षेत्रीय देशों के बीच इकोनॉमिक और दूसरे क्षेत्रों में अच्छा खासा सहयोग बढ़ा है, जिसे चाइना ने अपने आर्थिक और सैन्य विकास जबरदस्त तरीके से किया है। यदि क्षेत्र में शांति ना होती तो शायद चाइना आज इतना शक्तिशाली भी ना बन पाता। इसलिए चाइना समय से ही समझ गया था कि ताइवान को जबरदस्ती मेनलैंड में मिलाने की कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी और यूएसए से टकराने के बजाय मिलकर चलना उसके लिए अच्छा होगा। और ताइवान की सिक्योरिटी को लेकर यूएसए कितना सिंसियर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1996 में जो तीसरा ताइवान संकट हुआ था तो चाइना ने ताइवान के समुद्री क्षेत्र में मिसाइल टेस्ट की थी, तो यूएसए ने 2 यूएसए एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के लिए रवाना कर दिए थे। चाइना जानता था कि यूएसए का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ताइवान के मामले में कोई असर नहीं डालेगा और जो यूएसए की पॉलिसी होगी कोई भी सरकार उसी को फॉलो करेगी। डेमोक्रेसी के नाम पर यूएसए ताइवान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और यदि ताइवान चाइना वॉर्स की शुरू होती है तो यूएसए बीच में जरूर आएगा। चाइनीज एनालिस्ट ने यूएसए की मिलिट्री पावर को 1991 में इराक में, 1999 में सर्बिया में और 2001 में अफगानिस्तान में पहले ही देख चुके हैं और समझ चुके थे कि ताइवान के ऊपर कोई भी सैनिक दखल फायदा कम नुकसान ज़्यादा देगा। चाइनीज समझ चुके थे कि हो सकता है कि यूएसए को ज़मीन पर वो संभाल भी लें, लेकिन हवा और समुद्र में तो आज भी वो यूएसए को संभालने की हालत में तो नहीं है और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ताइवान मुद्दे को सिर्फ जिंदा रखो और उस भविष्य का इंतजार करो जहां पर वो यूएसए को भी संभाल सकें। खैर दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे नहीं तो बोर होने लगोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में जानने के लिए इस सीरीज से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की।